हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस करने जा रहे हैं। यह हम लोग का बिजनेस स्टडी का फर्स्ट क्लास है। क्लास 11th बिजनेस स्टडी का फर्स्ट क्लास है, लेकिन इसमें हम लोग अगर इस पूरे चार्ट को देखा जाए तो इसमें क्या है, आपको वो चैप्टर भी दिख जाएगा जो बिजनेस स्टडी के लास्ट में पढ़ना है ना। ये ट्रेड ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, ये सब जो है आपको बिजनेस स्टडी का लास्ट और सेकंड लास्ट चैप्टर में भी में मिलेगा। तो क्या है, ये आप कह सकते हैं ये है तो फर्स्ट क्लास बिजनेस स्टडी का, लेकिन इसमें एकदम बिजनेस स्टडी का निचोड़ दिया गया है। बिजनेस स्टडी का पूरा कंक्लूजन आपको इस चार्ट में आपको मिल जाएगा। भाई सारा कुछ इसमें हम लोग समझ सकते हैं और देख सकते हैं। अब जैसे बात शुरू किया जाए, सबसे पहले देखा जाए तो क्या है भाई, ह्यूमन एक्टिविटी। तो ह्यूमन एक्टिविटी मीन्स व्हाट, कि भाई हम और आप जो कुछ भी करते हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ये क्या है, एक ह्यूमन एक्टिविटी है ना। ह्यूमन के द्वारा किया गया कोई भी एक्टिविटी, पढ़ना, पढ़ाना, खेलना, कूदना, कमाना, खर्चा करना, कुछ भी, है ना। The any activity undertaken by a human being is called human activity। तो भाई ह्यूमन एक्टिविटी वेरी सिंपल वर्ड है। इसका मीनिंग बहुत सिंपल है, इसको बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। हिंदी में आप इसको क्या कहेंगे, मानवीय क्रिया। मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा किया गया कोई भी कार्य मानवीय क्रिया कहलाएगा। अब ह्यूमन एक्टिविटी को क्या है, इकोनॉमिक पर्पस के आधार पर ह्यूमन एक्टिविटी को, आर्थिक उद्देश्य के आधार पर ह्यूमन एक्टिविटी को, मानवीय क्रिया को दो भागों में बांटा जाता है। पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। हिंदी में अगर बोले तो आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया। तो क्या है भाई, जब हम लोग जो भी काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है। तो भाई अगर आर्थिक उद्देश्य की बात करें, इकोनॉमिक पर्पस की बात करें, इकोनॉमिक मतलब पैसा, है ना, पैसे के उद्देश्य की बात करें, जब हम लोग कोई काम पैसे के उद्देश्य से करते हैं, पैसा कमाने के उद्देश्य से करते हैं, तो क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन जब हम लोग कोई काम पैसा कमाने के नहीं, बल्कि भाई मन की संतुष्टि के लिए, बस उससे हमको खुशी मिले, मन को संतुष्टि मिले, इसलिए पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे अगर बात करें, जैसे अगर हम क्या करें, किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं और उससे फी ले रहे हैं, फी लेकर के हम उसको पढ़ा रहे हैं, है ना। मेरा मकसद क्या है वहां पे, कि पढ़ाने के बदले में हमको पैसा मिले, कुछ पैसा कमाई हो जाए हमको, तो हमारा वहां पे पढ़ाना क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। लेकिन भाई हम ही उसी बच्चे को अगर क्या करें, बिना पैसे लिए पढ़ाए, भाई मान लेते हैं भाई उस बच्चे के पास पैसा कम की कमी है, आर्थिक स्थिति थोड़ा वीक है, ये सब सोच समझ करके, जान समझ करके क्या है, हमने तय किया कि हम उसको फ्री में पढ़ा देंगे। तो क्या है, फ्री में हम उसको पढ़ाने लगे, तो क्या है, अब यही पढ़ाना क्या कहलाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पे उस बच्चे को पढ़ाने से हमको क्या मिलेगा, पैसा तो नहीं मिलेगा, बस मन को संतुष्टि मिलेगा, मन को खुशी मिलेगा। तो देखिए, सेम एक्टिविटी सेम पर्सन के द्वारा किया गया सेम एक्टिविटी सेम प्लेस भी हो सकता है। कहीं हम अपने कोचिंग में ही, है ना, हम अपने कोचिंग क्लास में ही क्या किए कि भाई बहुत बहुत सारे बैचेस तो पैसे लेकर के हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और एक अलग बैच भाई बिना पैसे वाले भी स्टार्ट कर दिए, बिना फी वाला, फ्री ऑफ कॉस्ट। या फिर ये वो जो पैसे वाले में फी बैच जो है, फी वाले बैच जो है, उसी में कुछ बच्चे ऐसे भी बैठा ले रहे हैं जिनसे हम कोई फी नहीं ले रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्या है, जिनसे हम फी लेकर के हम अपने कोचिंग में पढ़ा रहे हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जिनसे कोई फी नहीं ले रहे हैं उनको पढ़ाना नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सेम पर्सन के द्वारा सेम प्लेस पे किया गया सेम एक्टिविटी क्या होता है, कभी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा तो कभी नॉन इकोनॉमिक हो जाएगा। क्यों भाई, किस पे डिपेंड करेगा, तो भाई उद्देश्य क्या है,
आर्थिक उद्देश्य क्या है? अगर यहाँ पे पैसा कमाना उद्देश्य है तो भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी, और अगर पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, बस मन की संतुष्टि प्राप्त करना, ये साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, मेंटल सेटिस्फैक्शन प्राप्त करना सिर्फ उद्देश्य है, तो क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब क्या है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी हम यहाँ पे 4 भाग में बांटे हैं। बुक में देखिएगा, है ना? तो क्या आपको 3 मिलेगा, लेकिन भाई ढंग से अगर समझा जाएगा तो आपको एक चौथा भी दिखेगा। चौथे को अलग से ना बता करके उसको क्या है, किसी एक के साथ जोड़ देते हैं। तो क्या है, वैसा ना करके हम लोग अगर अच्छे से समझे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को 4 भागों में बांट सकते हैं, और नॉन इकोनॉमिक को भी हम मोटा-मोटी यहाँ पे 4 भाग में बांटे हैं। अब क्या है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को 4 भाग किन-किन भागों में बांटा गया? पहला भाग अगर देखा जाए तो बिजनेस हो गया, दूसरा प्रोफेशन, तीसरा ऑक्यूपेशन और चौथा एम्प्लॉयमेंट। ये ऑक्यूपेशन जो है ना, हम खुद से लिए हैं और ये होता है। अगर इस ऑक्यूपेशन को है ना, कुछ लोग प्रोफेशन में मिला देते हैं और कुछ लोग बिजनेस में मिला देते हैं। लेकिन ये ऑक्यूपेशन अलग एक पार्ट है, अलग एक टाइप होना चाहिए, है ना? कैसे होगा इस पे भी बात करेंगे अभी हम लोग। तो भाई और एक चौथा हो गया एम्प्लॉयमेंट। तो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को 4 भागों में बांटते हैं। ऐसे ही नॉन इकोनॉमिक को अगर देखा जाए तो 4 भाग में बांट सकते हैं। घर के काम, घर में हम लोग बहुत सारा काम करते हैं। घर में अपने छोटे भाई को पढ़ा रहे हैं, अपनी छोटी बहन को, अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, है ना? अब उससे तो हम फीस नहीं लेंगे। उसके पीछे हमारा मकसद क्या है? उसको पढ़ाने के पीछे मकसद क्या है? कि भाई आपका जो है, हमारा बच्चा अच्छा करे, हमारा भाई अच्छा करे, पढ़ाई में अच्छा हो जाए। तो भाई यहाँ तो घर के जितने भी काम हम आप कोई भी करते हैं, तो उसके पीछे मकसद क्या होता है? घर को अच्छा करना, घर के लोगों को भाई अच्छा करवाना। तो क्या है, घर के जो भी काम हम लोग करें, घर में मम्मी खाना बना रही है, दीदी खाना बना रही है, वो थोड़ी ना पैसा लेने के उद्देश्य से बना रही है, पैसा कमाने के उद्देश्य से। तो भाई घर के जो भी लोग, हम लोग घर के काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कुछ कर रहे हैं, समाज में कुछ कर रहे हैं। अब जैसे वही हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि भाई हम क्या किए, अपने सोसाइटी के कुछ बच्चों को अपने कोचिंग में बुला लिए। वैसे बच्चों को जो फी देने में एबल नहीं है, उनको भी बुला ले रहे हैं अपने कोचिंग में। तो इससे क्या हो रहा है, समाज के वैसे बच्चे भी पढ़ ले रहे हैं जो कि भाई क्या है, फी नहीं दे पा रहे हैं। तो भाई कुछ सोशल वर्क सोसाइटी में हम भी कंट्रीब्यूट कर दिए, सोशल वर्क हो गया। तो क्या है, ये भी नॉन इकोनॉमिक हो जाएगा। फिर आपका रिलीजियस धार्मिक कार्य, पूजा पाठ हो गया, है ना? भजन कीर्तन हो गया। अक्सर होता है, क्या है, जैसे दुर्गा पूजा आया, तो भाई दुर्गा पूजा, दुर्गा माता का मूर्ति स्थापित किया गया। हम लोग पूरे सोसाइटी के लोग मिलकर के फंड कलेक्ट कर लिए, पूजा अर्चना हुआ, है ना? सरस्वती पूजा में भी ऐसे हुआ। ये सब चीजों में क्या है, धर्म के काम में हम लोग, है ना, अक्सर ये भाई सोसाइटी में एक मंदिर का निर्माण हो रहा है फंड कलेक्ट कर करके, तो भाई उसमें हम भी थोड़ा कुछ फिजिकली कुछ काम कर दिए, है ना? अपने हाथ-पैर, अपने शरीर से कुछ काम कर दिए, कुछ पैसा हुआ तो पैसा डोनेशन में दे दिए। तो क्या है, ये सब क्या है, रिलीजियस एक्टिविटी। इस सब के पीछे मकसद क्या है? कोई पैसा कमा नहीं, बस मन को खुशी मिलेगा, मन को संतुष्टि मिलेगा। पॉलिटिकल, हालाँकि इसमें तो इसमें इसके अलावा कोई में पैसे नहीं है इससे ज़्यादा। लेकिन भाई कोई पॉलिटिशियन नहीं कहते हैं, कोई नेता नहीं कहते हैं कि हम क्या है भाई पैसा कमाने के लिए नेता बने हैं। सीधा वो क्या कहेंगे, हम तो समाज की सेवा, हम आपके सेवक हैं, है ना? चाहे वो आपके प्रधानमंत्री हो, चाहे आपके ग्राम सेवक हो, है ना? वो क्या कहेंगे कि हम तो सेवक हैं, हम आपकी सेवा के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा यही लोग कमाते हैं। लेकिन अब जो कहा जाता है वही हम लोग मानेंगे, है ना? तो क्या है भाई, पॉलिटिकल एक्टिविटी को भी, पॉलिटिशियन लोग जो भी काम कर रहे हैं, उन लोग के काम को भी क्या कहा जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में रखा जाएगा। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पे ज्यादा हम लोगों को बात नहीं करना है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के टाइप पे आए तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को 4 भागों में हम यहाँ पे बांटे हैं, है ना? ये ऑक्यूपेशन आपको यहाँ पे नया दिखेगा, लेकिन ये होता है बुक वगैरह में, या और भी टीचर्स वगैरह के वीडियो वगैरह में आप देखें तो आपको 3 मिलेगा। ये चौथा कहाँ से हम ले लिए और क्यों नहीं लोग लेते हैं, कहाँ ले जाते हैं इसको भाई? तो इस पे भी बात करते हैं लोग, लेकिन ज्यादातर इसको लोग प्रोफेशन में मिला देते हैं।
या कभी-कभी तो लोग इसको बिज़नेस में भी मिला देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि क्या होता है ना, देखिए ऑक्यूपेशन क्या होता है? ऑक्यूपेशन जो है ना जस्ट लाइक प्रोफेशन है ना? लेकिन प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन में डिफरेंस होता है। प्रोफेशन के लिए क्या है, एक स्पेसिफिक कोर्स करना होता है, उसका एक सर्टिफिकेट लेना होता है, एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए आपके पास, तभी उस काम को आप कर सकते हैं। प्रोफेशन में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। जैसे अगर बात करें कुछ प्रोफेशन के एग्जांपल की बात करें, जैसे सीए चार्टेड अकाउंटेंट हो गया, डॉक्टरी हो गया, लॉयर हो गया, भाई आपका इंजीनियरिंग हो गया, ये जो है ना ये प्रोफेशन है। लेकिन इसके लिए क्या है, इसके लिए एक कोर्स तय किया गया है ना? इसके लिए भाई जैसे सीए के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बना हुआ है। वो एक कोर्स बनाए हुए है कि हाँ भाई ये कोर्स आपको पढ़ना होगा, ट्रेनिंग करना होगा। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, मतलब कि आप जो पढ़े हैं, ट्रेनिंग में सीखे हैं, उसका अब आप प्रैक्टिस करके कुछ कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट वहीं आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना होगा। तब जाके आप प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब एज अ चार्टेड अकाउंटेंट आप भाई प्रैक्टिस कर सकते हैं, लोगों के बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकते हैं और अपना साइन करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं, अपना ओपिनियन दे करके अपना उसका वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन जब तक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ना हो तब तक आप ये सीए का काम नहीं कर सकते। वैसे इंजीनियरिंग में भी है, डॉक्टरी में भी है, मेडिकल लॉयर में भी है। लॉयर में भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक भाई ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई जितने भी लॉयर हैं इंडिया में, है ना, उनको उनको लेकर के उनको क्या कोर्स पढ़ना चाहिए, उनका क्या ट्रेनिंग होना चाहिए, ये सब वो तय किए हुए हैं। उन लोगों को भी भाई लॉ का कोर्स करने के बाद आपको जब कोर्ट में आप प्रैक्टिस करने जाएँगे तो उससे पहले कोर्स करने के बाद और काम शुरू करने के पहले फिर वहाँ पे भी आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना होगा, है ना? लॉ लॉ पढ़े हैं तो भाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया से लेना होगा। वैसे अगर डॉक्टरी भी आप कहीं से कर लें, डॉक्टरी का पढ़ाई आप कहीं से कर लीजिए, लेकिन जब आप चाहते हैं कि डॉक्टरी का पढ़ाई करने के बाद एक डॉक्टर की तरह क्लिनिक खोले, अपना क्लिनिक स्टार्ट करे और पेशेंट वगैरह देख करके पैसा कमाए, तो क्या है उसके लिए भी भाई कोर्स करने के बाद और प्रैक्टिस शुरू काम शुरू करने के पहले आपको क्या करना होगा, वहां पे भी आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ेगा, है ना? कहाँ से मिलेगा भाई? तो डॉक्टरी में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक संस्था स्थापित किया गया है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो इंडिया में जितने भी डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो वहां से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेने के बाद ही कर रहे हैं, और जो करेंगे उनको भी कोर्स करने के बाद आप कहीं से भी कोर्स करके आइए। इवन भाई डॉक्टरी का पढ़ाई इंडिया के बाहर से भी लोग करके आते हैं, लेकिन अब इंडिया के बाहर से आप पढ़ाई करके आ गए और इंडिया में फिर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इंडिया में क्लिनिक स्टार्ट करके भाई जो सीखे हैं, पढ़े हैं, उस पे आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, भाई पेशेंट में अपना क्लिनिक चलाना चाहते हैं, तो आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट लेना होगा कि भाई एक डॉक्टर की तरह हम फलाने जगह से कोर्स करके आ गए, ये रहा मेरा पास का सर्टिफिकेट, अब हम उस पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमको जो है सर्टिफिकेट परमिशन दिया जाए कि हम अपना डॉक्टरी का जो पढ़े हैं, लिखे हैं, उसको हम सर्विस के रूप में प्रोवाइड करें और अपना कुछ पैसा कमाएं। तो भाई वहां पे आपके सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होगा, आप जो सीखे हैं आपके नॉलेज का टेस्ट होगा, है ना? ये सब फॉर्मल होता है। वो सब होने के बाद जो है आपको जो है एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जाएगा। ऐसे इंजीनियरिंग में भी है। इंजीनियरिंग के लिए भी क्या है भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक संस्था स्थापित किया गया है जो इंजीनियर लोगों को जोड़ता है पूरे भारत में, और इंजीनियर लोगों को परमिशन देता है प्रैक्टिस करने के बाद आप इंजीनियरिंग का कहीं से पढ़ाई कर लीजिए। आफ्टर दैट इंजीनियर के रूप में जब आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको पहले सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना होगा। कहाँ से? तो इसके लिए है इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। तो भाई इस तरह से इंडिया में अगर बात करें, भारत में अगर बात करें, तो भारत में मेनली 4 ही प्रोफेशन है। चार्टेड अकाउंटेंट, लॉयर, भाई आपका मेडिकल डॉक्टर और इंजीनियर। इन 4 के अलावा प्रोफेशन है ही नहीं अभी प्रेजेंट में इंडिया में। तो क्या है भाई, प्रोफेशन का जो सही डेफिनेशन है, प्रोफेशन का जो सही मीनिंग है, उसके
प्रोफेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बेस पे अगर बात करें तो ये 4 ही प्रोफेशन है। लेकिन क्या है, ये ऑक्यूपेशन है ना, ऑक्यूपेशन में क्या, जैसे अब टीचिंग, टीचिंग को भी लोग क्या कहते हैं ना, प्रोफेशन है। लेकिन टीचिंग इज नॉट अ प्रोफेशन, दिस इज अ क्या है, ऑक्यूपेशन। क्या है भाई, क्यों? क्योंकि देखिए टीचिंग में क्या है, कोई सर्टिफिकेट और प्रैक्टिस का जरूरत नहीं है। एक 12th पास स्टूडेंट भी अगर वो एबल है तो वो 12th को भी पढ़ा सकता है, और अगर वो बिना डिग्री के ग्रेजुएशन का नॉलेज भी ले लिया है तो वो ग्रेजुएशन के बच्चे को ही पढ़ा सकता है ना। अब कहिएगा कि तो सर बीएड काहे करता है लोग आदमी, है ना, सरकारी टीचर बनना है तो बीएड करना पड़ता है, प्राइवेटो स्कूल, अच्छा स्कूल में पढ़ाना है तो बीएड और डीएलएड ये सब करना पड़ता है। तो देखिए वो तो नौकरी हो गया, वो तो वो प्रोफेशन भी नहीं है। अगर आप एक टीचर बनने के लिए किसी स्कूल में टीचर बनने जाना चाह रहे हैं और वहां पे आपको बीएड मांगा जा रहा है या फिर एक भाई कोर्स, ये पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन, ये सब कोर्स, ये क्या है भाई, डिग्री मांगा जा रहा है, भाई आपको टीचर ट्रेनिंग का डिग्री मांगा जा रहा है, तो ये सब क्या है, ये सब जो है आपको जॉब के लिए मांगा जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए। एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, एम्प्लॉयमेंट को अगर सिंपल बोले ना तो एम्प्लॉयमेंट को आप जॉब भी कह सकते हैं। जॉब करे लगी है तब डिग्री की जरूरत है ना। लेकिन क्या है, ऑक्यूपेशन में कोई डिग्री का जरूरत नहीं होता है, बिना डिग्री के भी बस आपके पास वो स्किल होना चाहिए, है ना। देखिए प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन में सिमिलैरिटी का बात करें तो दोनों में इंडिपेंडेंट आदमी होता है, इंडिपेंडेंट आप काम करते हैं, है ना, किसी के अंडर में नहीं, स्वतंत्र होकर आप काम कर रहे हैं। प्रोफेशन में भी लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, खुद का अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, खुद का रोजगार होता है, और ऑक्यूपेशन में भी खुद का ही काम होता है, किसी के अंडर नहीं। लेकिन अब दोनों में अंतर भी है, दोनों में डिफरेंस भी है। प्रोफेशन में क्या है कि भाई एक स्पेसिफिक कोर्स करना होगा, उसके लिए उसका सर्टिफिकेट कोर्स का, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना होगा, तब जाके आप अपने प्रोफेशन में इंटर कर सकते हैं, अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑक्यूपेशन में क्या है, बस एक स्किल होना चाहिए, जिस जो काम को करना चाह रहे हैं उसका स्किल, उसका नॉलेज होना चाहिए आपके पास। उसका सर्टिफिकेट है कि नहीं ये मैटर नहीं करता है, बस वो काम आना चाहिए, उसका नॉलेज और एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, वो काम आना चाहिए। उसको प्रूफ नहीं करना है कि हाँ ये देखिए मेरे पास सर्टिफिकेट है, ये कम्मा हम सीखे हैं, पढ़े हैं, है ना, ये एक एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट है, ये काम हम कहीं किए हैं, ये सब कोई जरूरी नहीं, बस आपको आना चाहिए, है ना। क्योंकि इंडिपेंडेंट, अगर हमको टीचिंग, हमको पढ़ाने आ रहा है, 11th 12th को अगर हम पढ़ा पा रहे हैं, ग्रेजुएशन को पढ़ा पा रहे हैं, तो मेरा क्या डिग्री है इससे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है हम 12th पास हो और जो है या 12th फेल भी हो, है ना, लेकिन हम 12th पढ़ा पा रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़े थे, है ना, एग्जाम में भले फेल हो गए लेकिन पढ़े थे तो याद है, तो हम पढ़ा पा रहे हैं, तो आप पढ़ भी पा रहे हैं, है ना, आप पढ़ रहे हैं हमसे, अगर आपको बातें समझ में आ रही है तो ये ऑक्यूपेशन है। टीचिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, डांसिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, इन सब चीजों को भी लोग प्रोफेशन, प्लेइंग हो गया, क्रिकेटर लोग क्या है, या फिर कोई भी गेम लोग खेल रहे हैं तो उसको लोग प्रोफेशन में डाल दे रहे हैं कि वो उनका प्रोफेशन है ना। लेकिन ये सब प्रोफेशन नहीं है, ये सब ऑक्यूपेशन है, इस सब के लिए कोई सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है। एक्टिंग के लिए आजकल कोर्सेज स्टार्ट हो गया, एकेडमी चलने लगा है, लेकिन क्या है, आज भी ओल्ड एक्टर का इंटरव्यू वगैरह सुने होंगे तो बहुत लोगों के मुंह से आप सुने होंगे कि हम तो शूटिंग देखे गए थे और हमको ऑफर मिला कि करोगे, बस काम करना शुरू कर गए और बहुत फेमस फेमस एक्टर बने। तो क्या है भाई, आज भी अगर आपके अंदर स्किल है तो भाई बिना कोई एकेडमी ज्वाइन किए हुए, बिना कोई कोर्स किए हुए भी आप एक्टिंग और प्लेयर बन सकते हैं। डांसिंग अगर, सिंगिंग अगर आपको आता है, पेंटिंग करने आता है, मूर्ति बनाने आता है, तो भाई ये सब चीजें जो है ना, ये सब क्या है, ऑक्यूपेशन है, ना कि प्रोफेशन। लेकिन इसको ज्यादातर लोग प्रोफेशन में डाल देते हैं या किसी बिजनेस में डाल देते हैं। लेकिन क्या है, ये अलग एक कैटेगरी है ऑक्यूपेशन, जिसमें स्किल का जरूरत है, सर्टिफिकेट का नहीं। लेकिन प्रोफेशन में क्या है, सर्टिफिकेट का जरूरत है। आपको कितनो बढ़िया डॉक्टरी आप
आजकल क्या है, डॉक्टर से ज्यादा कंपाउंडर जान जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है। ज्यादातर काम तो डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन पे कंपाउंडर ही करते हैं, लेकिन क्या वो अपना क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं? तो नहीं, वो हमेशा किसी डॉक्टर के अंडर ही रहेंगे, जब तक कि वो कोई डॉक्टरी का कोर्स न कर ले और फिर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस न ले ले, तब तक एक कंपाउंडर या नर्स अपना खुद का क्लिनिक नहीं चला सकते हैं। तो क्या है, प्रोफेशन में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का मायने है ना? वो मिलेगा कब? जब आप कोर्स कर लेंगे, ट्रेनिंग ले लेंगे तब। लेकिन ऑक्यूपेशन में कोई सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो काम आना चाहिए, है ना? और दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों में इंडिपेंडेंट होते हैं आप, किसी के अंडर नहीं होते हैं, है ना? टीचिंग वगैरह में भाई आपको भाई क्या है, सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ता है, लेकिन वो काहे लगी? अपन काम करे लगे नहीं, दूसर के अंडर में काम करे लगी। क्या है भाई, एम्प्लॉयमेंट, नौकरी करने के लिए, है ना? कहीं टीचर, प्राइवेट टीचर बनना है किसी स्कूल में, है ना? या फिर जो है कोई कोचिंगे में टीचर बनना है किसी दूसरे के कोचिंग में, तो कहा है, तो पहले दिखाइए कि भाई हम इतना तक पढ़ल है ना? बीएड उएड भी, अगर बी कोचिंग वोचिंग में बीएड ना, लेकिन स्कूल स्कूल में बीएड भी मांगता है, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। तो वो सब दूसरा के काम के लिए, तो वो एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। जब आप किसी दूसरे के अंडर काम करते हैं, एक सैलरी या वेजेज मिलता है, एक कमीशन मिलता है ना? तो भाई आप क्या कहलाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट है वो आपका, है ना? फिर ऐसे ही बिजनेस पे आते हैं, मेन बात पे यहाँ जो हम लोग को पढ़ना है। तो क्या है भाई, बिजनेस। बिजनेस में भी क्या है, यहाँ भी आप खुद का काम करते हैं, लेकिन इसमें क्या है, कुछ पूंजी लगाना पड़ता है, कुछ कैपिटल, चाहे खुद का या लोन लेके कुछ कैपिटल लगाइए, है ना? कोई प्रोडक्ट या सर्विस परचेज की, प्रोडक्शन कीजिए या परचेज कीजिए, उसको सेल कीजिए, है ना? बिजनेस में क्या है, बिजनेस को अगर ढंग से अगर बोले तो बिजनेस में क्या होता है, एक कोई भी पर्सन क्या करता है, कोई प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस करता है या परचेज करता है और उसको सेल करता है ना? इसके पीछे मकसद क्या है, प्रॉफिट कमाना। जब कोई आदमी प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से क्या कर रहा है, कोई प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करके ला रहा है या खुद प्रोड्यूस कर रहा है और उसको बेच रहा है, रेगुलर बेसिस पे जब ये काम कोई आदमी करने लगे रेगुलरली, तो क्या कहलाएगा, वो आदमी क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। तो क्या है भाई, बिजनेस ये रहा। तो इस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी को चार भागों में बांटा जाता है। अब इन चारों में भी इन तीनों पे ज्यादा बात नहीं करना हमें, हालांकि तीनों का मीनिंग बहुत अच्छे से बताए हैं, लेकिन क्या है भाई, बिजनेस पे और आगे बढ़ना है, बिजनेस को ही आगे और एक्सप्लेन किया गया है, उसी पे ज्यादा आगे बात चलेगा, क्योंकि नाम में है बिजनेस स्टडी, बिजनेस के बारे में स्टडी करना है भाई, प्रोफेशन स्टडी नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत प्रोफेशन वगैरह भी बताया गया है, वो हम भी बता दिए। अब बिजनेस पे आगे बढ़ते हैं। तो बिजनेस को दो भागों में बांटा गया, पहला इंडस्ट्री और दूसरा कॉमर्स, है ना? हम लोग कहेंगे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग का स्ट्रीम क्या है, हम लोग का फैकल्टी क्या है, कॉमर्स। देखिए कॉमर्स कहाँ से निकला है। कॉमर्स को अगर समझना है तो कॉमर्स को समझने के पहले बिजनेस को समझना पड़ेगा, क्या कि बिजनेस से निकला है कॉमर्स। तो भाई इसीलिए बिजनेस स्टडी इंपॉर्टेंट है भाई। बिजनेस स्टडी क्यों पढ़ने के लिए मिला है बिजनेस ई कॉमर्स के में, है ना? अकाउंटिंग तो है ये है और बिजनेस स्टडी भी मिल रहा है पढ़ने के लिए एक सब्जेक्ट के रूप में। का है भाई, क्योंकि भाई बिजनेस से निकला है कॉमर्स और बिजनेस से नहीं जान रहे तो कॉमर्स को क्या जानिएगा। तो भाई बिजनेस को दो भागों में बांटा गया, इंडस्ट्री और कॉमर्स। अभी काहे दो भाग में बटा, तो अभी जस्ट हम बिजनेस का मीनिंग बताए थे। बिजनेस का क्या मीनिंग बताए थे, बिजनेस का मीनिंग बताए हैं कि भाई क्या है, कोई आदमी क्या करता है, रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से रेगुलर बेसिस पे कोई प्रोडक्ट या सर्विस का प्रोडक्शन करता है या परचेज करके लाता है और उसको सेल करता है ना? जब रेगुलर ये काम करने लगे तो क्या कहलाएगा कि वो क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। तो देखिए बिजनेस में दो चीजें हैं, पहला क्या, प्रोडक्शन करना और दूसरा उसको बेचना। बिजनेस में क्या है, या तो परचेज करके लाओ या खुद प्रोडक्शन करो, है ना? परचेज या प्रोडक्शन पहला काम, और दूसरा क्या, उसको बेचना, है ना? लेना, पर खरीद के लाना या खुद बनाना और फिर उसको किसी और को देना, मतलब बेचना। ये दो काम होता है बिजनेस में। तो इसी के बेस पे बिजनेस को दो भागों में बांटा गया। इंडस्ट्री मतलब क्या, प्रोडक्शन करना, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना, प्रोडक्ट बनाना। अब कॉमर्स का मतलब क्या, वो बने हुए प्रोडक्ट को बेचना।
तो क्या है भाई, प्रोडक्शन करना क्या कहलाता है, इंडस्ट्री कहलाता है। और उस प्रोड्यूस बने हुए प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना क्या भाई, कॉमर्स कहलाता है। तो आप क्या कह सकते हैं, इंडस्ट्री मतलब क्या, कि भाई जो रॉ मटेरियल है उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, इंडस्ट्री कहलाता है। और जो फिनिश प्रोडक्ट जो आपका बन गया या जो सर्विस आपका तैयार हुआ, उस सर्विस को कस्टमर अल्टीमेट कंज्यूमर तक, है ना, फाइनल कंज्यूमर तक, जो उसको फाइनली यूज करेगा उस तक पहुंचाना क्या कहलाता है, कॉमर्स कहलाता है। कॉमर्स का मीनिंग अगर हम लोग तैयार करें कि कॉमर्स का क्या मीनिंग है, तो देखिए अलग अलग तरीके से भी बात कर सकते हैं। सिंपल ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट बन गया है ना, उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो भी एक्टिविटी किए जाते हैं वो सब क्या कहलाता है, वो सारा एक्टिविटी क्या कहलाता है, कॉमर्स कहलाता है। कॉमर्स इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म फॉर क्या भाई, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन या फिर फ्रॉम द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर भी से भी आप कह सकते हैं, पर्सन टू पर्सन या प्लेस टू प्लेस भी बात कर सकते हैं। क्या भाई, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। भाई जहां वो बना है वो प्रोडक्ट या सर्विस, उसको वहां से जहां वो यूज होगा, जैसे आपके, जैसे हमारे पास ये डिजिटल बोर्ड यहाँ दिख रहा है, ये डिजिटल बोर्ड को हम यूज कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आया, लेकिन हम इसको प्रोड्यूस नहीं किया, हम इसको नहीं बनाए हैं। कोई बेंचमार्क नाम का कंपनी है, वो इसको बनाया है। और वो बेंचमार्क कंपनी कहाँ है, तो भाई भाई उन्हें कहीं नोएडा में है, तो और कहीं पे है, तो भाई बहुत जगह पे होगा। तो क्या है, अब वहां से हमारे पास कैसे आ गया, तो भाई ये वहां वो बनाना, उनके यहाँ बना, पहले तो ये बनाए होंगे वो, तब इसको प्रोडक्शन करना, इसका प्रोडक्शन करना क्या कहलाएगा, प्रोडक्शन करने के पहले जो भी एक्टिविटी, प्रोडक्शन लाइन, मतलब इसको रेडी टू यूज बनाने तक जो भी एक्टिविटी वो किए होंगे, भाई इसके लिए मटेरियल खरीदे होंगे, लेबर मशीन वगैरह ये सब अरेंज किए होंगे, आफ्टर दैट इसका प्रोडक्शन हुआ होगा, इंजीनियर वगैरह ये सब लगा करके अपना इसका प्रोडक्शन सेटिंग वगैरह किए होंगे वहां उनके यहाँ फैक्ट्री में, प्रोड्यूसर के यहाँ। तो भाई प्रोडक्शन लाइन के पहले तक, प्रोडक्शन लाइन तक जो भी एक्टिविटी हुआ इस प्रोडक्ट के साथ, वो क्या कहलाएगा, इंडस्ट्री कहलाएगा। और आफ्टर प्रोडक्शन लाइन, आफ्टर लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्या है भाई, प्रोडक्शन होने के बाद इसके साथ जो भी एक्टिविटी हुआ होगा, क्या क्या हुआ होगा इसके साथ, ये वहां से चला होगा कोई होलसेलर के पास, या कोई इसका स्टॉकिस्ट रहा होगा, या कोई डिस्ट्रीब्यूटर रहा होगा, उस तक ये आया होगा, उसके यहाँ से हम लिए हैं, है ना। या फिर जनरली प्रोडक्ट में क्या चलता है, कोई होलसेलर प्रोडक्ट को लेता है, बड़ा व्यापारी, फिर होलसेलर से रिटेलर के पास आता है, रिटेलर से एक आम कंज्यूमर खरीदता है, फाइनल कंज्यूमर खरीदता है। तो ये जो प्रोसेस हुआ प्रोडक्शन के बाद भी, देखिए कितना प्रोसेस हुआ है ना, कितने एक्टिविटी हुए। तो ये जो प्रोडक्शन लाइन के बाद फाइनल कंज्यूमर तक किसी भी प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए जो भी एक्टिविटी, जो भी काम किए जाते हैं, वो सब क्या कहलाएगा, कॉमर्स। प्रोडक्शन लाइन तक जो भी किया गया, इंडस्ट्री। अब प्रोडक्शन लाइन के बाद फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो भी एक्टिविटी किया गया, कॉमर्स। तो कॉमर्स इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, या फिर फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द फाइनल कंज्यूमर। तो क्या है भाई, ये कॉमर्स, कॉमर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। कोई भी पूछेगा ये कॉमर्स कहाँ होता है भाई, तो एकदम ठेठ भाषा में बताइए कि भाई जो सामान आप यूज कर रहे हैं, वो जो आपके हाथ में जो दिखे, उसके पास में जो दिखे, उसको बस समझा दीजिए उसी प्रोडक्ट से कि आपके पास कैसे आया भाई। तब भाई वो कहेगा कि वो कंपनी का है, वो कंपनी बनाया होगा, फिर वो दुकानवा वाला में से खरीदे हैं, तो वो दुकानवा भी कैसे आया, है ना, तो दुकानवा भी कहीं से खरीदा होगा, वो कहीं और कंपनी से खरीदा हो गया, तो कंपनियां पहले बनाया होगा, तो बनाने का काम क्या कहलाएगा, इंडस्ट्री। और कंपनी के यहाँ बनने के बाद फिर होलसेलर ही आया, होलसेलर ही से रिटेलर, रिटेलर ही इनका, रिटेलर के यहाँ से इनका ही आया। तो ये जो कंपनी से जो चला ना, उसके बाद भी बहुत सारा, कंपनी से चला होगा तो माथा पे तो कोई नहीं लेके चला होगा,
कोई ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही आया होगा, चाहे रेल से, चाहे जहाज, पानी के जहाज से, चाहे हवाई जहाज से, चाहे भाई ट्रक और बस से, है ना। तो भाई ट्रांसपोर्टेशन देखिए नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कॉमर्स में ट्रांसपोर्टिंग, तो क्या है ट्रांसपोर्टिंग। अब क्या हुआ होगा, ऐसा तो नहीं कंपनी में से होलसेलर के आया तो होलसेलर में यहाँ लाइन सब खड़ा है, रिटेलर लोग क्या आया ओकरा ही अपन अपन माथा पे उठा के चल दिया। भाई वो भी क्या किया होगा, होलसेलर के यहाँ आके अपना वो स्टोर रूम में रखा होगा, अपना वेयर हाउस, है ना, वेयर हाउसिंग। फिर उसके बाद क्या है आपका जो है, ये होलसेलर को पता किसे चलता है, या रिटेलर को किसे, या आप ही को किसे पता चलता है कि हमरा जो चीज चाहिए वो फलना दुकान में मिल जाएगा, चाहे वो कंपनी बनाता है। तो थ्रू एडवर्टीजमेंट, कम्युनिकेशन जो है ना, इसको हम लोग सिंपल एडवर्टीजमेंट भी कह सकते हैं, है ना। इसको एडवर्टाइजिंग भी कह सकते हैं, एडवर्टाइजिंग। तो क्या है भाई, एडवर्टाइजिंग, है ना। लेकिन कम्युनिकेशन में और भी चीजें आती है, लेकिन सिंपल जो है इसको एडवर्टाइजिंग के नाम से भी पढ़ाया जा सकता है। कम्युनिकेशन को आपको कहीं कहीं पे वीडियो में या बुक्स वगैरह में एडवर्टाइजिंग वर्ड भी देखने को मिल सकता है। तो भाई थ्रू एडवर्टाइजिंग क्या है, कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। क्या उसकी कम्युनिकेशन मतलब क्या, बात विचार, इंफॉर्मेशन का स्प्रेड, है ना, स्प्रेड करना, इन्फॉर्म को फैलाना, इंफॉर्मेशन को फैलाना ही क्या है, कम्युनिकेशन है। एक दूसरे से, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, है ना। कम्युनिकेशन हालांकि और अच्छे से मीनिंग बात करेंगे कि भाई दो या दो से अधिक लोगों के बीच में एक्सचेंज ऑफ मैसेज जो है कम्युनिकेशन है। तो भाई आप तक कैसे, चाहे आदमी से पता चला, कोई आदमी से अरे ये चाहिए तो फलना दुकान में मिल जाएगा, अरे कंपनी वाला खरीद ला, है ना। ये सब जो होता है यही तो है कम्युनिकेशन। तो क्या है कम्युनिकेशन, कैसे आपको, है ना। या फिर आप बोर्ड, टीवी पे बोर्ड प्रचार देखे, चाहे आप यूट्यूब चैनल पे प्रचार देखे, वीडियो ऑन किए तो आ गया आपका प्रचार, है ना, एडवर्टीजमेंट। चाहे आप बोर्ड बैनर देखे रोड पर लगल तो उस सबसे पता चला। तो भाई का ई कॉमर्स में नहीं है ये सब, कॉमर्स में ही सब है। फिर क्या है, आपको खरीदे लगी पैसा चाहिए। आजकल क्या है, आजकल आप फाइनेंस करवा लेते हैं चीजों को, है ना। पैसा नहीं है तो, कुछ पैसा है तो दे दिया, बाकी फाइनेंस करा लिए। ये किया फाइनेंस आपका, बैंक किया। तब बैंकिंग नहीं है आपको, ये सब कॉमर्स है, ये सब हेल्प कर रहा है आपको अपना भाई सामान बेचने में, बेचे वाला के भी हेल्प कर रहा है आपको, खरीदे वाला अपन पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहिए तो खरीदे वाला लगी, और उसका पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बेचने में हेल्प कर रहा है। तो क्या है, सामान बनाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको बेचना भी है। तो बनाने के लिए जो भी, बनाने तक जो भी है, बार बार बोल रहे हैं एक ही बात, बनाने तक जो भी एक्टिविटी किया जाता है इंडस्ट्री कहलाता है। बनाने के बाद जो भी काम करते हैं, फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो भी काम किया जाता है सब कॉमर्स कहलाएगा, है ना। कॉमर्स को दो भागों में बांटा जाता है, ट्रेड और एक्सिलरीज टू ट्रेड, है ना। एक्सिलरी मतलब सहायक, हेल्पर, है ना। एक्सिलरी वर्ब भी हम लोग पढ़ते हैं, मेन वर्ब एक्सिलरी वर्ब, ये सहायता करता है। तो ऐसा ही ट्रेड, और ट्रेड को चलाने में व्यापार, और व्यापार को चलाने में जो भी मदद करे उसको एक्सिलरी टू ट्रेड। तो कॉमर्स में ट्रेड भी आता है और एक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है, ट्रेड मतलब बने हुए चीज को, बनाना नहीं, बने हुए चीज को, है ना, जो एकदम पूरी तरह से बन चुका है, बस बाइंग एंड सेलिंग। Trade means what? Buying and selling of a product or service is called a trade. किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदना और बेचना, बनाना नहीं, क्लियर बोल रहे हैं, बनाना नहीं। बनाना अगर शामिल कर दिए कि बनाए, मटेरियल खरीदे, उससे बनाए, उसके बाद बेचे, है ना, तब फिर वो ट्रेड नहीं सिर्फ कहलाएगा, वो बिजनेस कहलाएगा। बिजनेस और ट्रेड में अंतर होता है, हालांकि दोनों वर्ड एक दूसरे के जगह पे लोग यूज करते हैं, लेकिन बिजनेस वाइडर टर्म है, बड़ा टर्म है, उसमें उसके अंदर आता है ट्रेड, है ना। ट्रेड छोटा टर्म है। देखिए बिजनेस के पार्ट, बिजनेस का टाइप हुआ कॉमर्स, और कॉमर्स का टाइप हुआ ट्रेड। तो बिजनेस और ट्रेड में डिफरेंस है। बिजनेस में क्या है, बिजनेस में प्रोडक्शन भी शामिल है ना, मतलब प्रोडक्ट को बनाना भी शामिल है। लेकिन ट्रेड में क्या है, बनाना नहीं, एकदम साफ साफ बोल रहे हैं, बनाना नहीं मतलब नहीं। तो क्या है भाई, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, बने हुए प्रोडक्ट को खरीदना है, ज्यादा से उसको खरीदना है कहीं जहां बना है वहां से, और उसको फिर बेचना है केकरा, तो जे यूज करेगा, है ना। तो भाई
या मिडिल मैन को, फिर मिडिल मैन बेचेगा, मिडिल मैन हम खरीदा फिर वो आगे बेचेगा। तो भाई कंपनी से खरीदना, होलसेलर खरीदा, होलसेलर जो है होलसेलर से रिटेलर खरीदा, रिटेलर से कंज्यूमर खरीदा, है ना? ऐसे भी कह सकते हैं। कंपनी होलसेलर को बेचा, होलसेलर रिटेलर को बेचा, रिटेलर जो है कंज्यूमर को बेचा। तो वही खरीद बिक्री जो होता है ना, वो कहलाता है ट्रेड, बनाना नहीं। बनाना तो इंडस्ट्री कहलाता है, प्रोडक्ट को बनाना या सर्विस को बनाना। तो क्या है भाई, वही फिर खरीद बेचने से भी खरीद और बिक्री में भी क्या है, आपको इन चीजों का जरूरत पड़ेगा, इन सर्विसेज का मदद लेना पड़ेगा। भाई पैसे का जरूरत पड़ेगा, इंश्योरेंस रिस्क है भाई। आजकल लाइफ के इंश्योरेंस के साथ साथ चीजों का भी इंश्योरेंस हो रहा है। आजकल आप अपने मोबाइल तक का इंश्योरेंस करवा रहे हैं, है ना? कि मोबाइल भुला गया तो भाई इंश्योरेंस कंपनी से कुछ रिकवरी मिल जाएगा अगर इंश्योरेंस पीरियड बच रहा है तो। तो क्या है भाई, रिस्क से बचने के लिए आपका सामान चल दिया, आप ऑर्डर किए और वहां से चल दिया आपका। आप आजकल तो ऑनलाइन में भी ऑप्शन देता है कि अगर कपड़ा कुछ ऑर्डर कीजिए और इंश्योरेंस के साथ 10 रुपया ज्यादा लगेगा इंश्योरेंस के साथ है ना? 500 रुपए का कपड़ा आप ऑनलाइन बुक करिए, देखिए ओकरो में ऑप्शन देता है कि इंश्योरेंस के साथ करना है ऑर्डर या बिना इंश्योरेंस के। इंश्योरेंस के साथ कीजिएगा तो क्या होगा कि अगर कुछ खराब निकल गया तो रिटर्न होगा ही होगा, करेगा ही करेगा, है ना? एकदम श्योरिटी है। लेकिन क्या है भाई, वैसी बड़ा-बड़ा चीज जब मंगाते हैं, कंपनियां जब होलसेलर लोग या कोई भी एक कंपनी दूसरे कंपनी से मंगाया, अब सामान वहां से चल दिया, है ना? बीच में ट्रक एक्सीडेंट कर गया या भाई ट्रक लुटा गया, जहाज पानी के समुद्र में पानी जहाजे लुटा जाता है, रेल से कोयला चल रहा है, खान से कोयला निकला, बीच-बीच में कहीं-कहीं रेल रुका, वहां उसमें से कुछ कोयला इधर निकाल लिए लोग, उधर निकाल लिए लोग, ये सब होते रहता है। तो ये जो चीजें आपका नुकसान होगा, ये सब भरपाई, है ना? आग लग गया दुकान में, एक्सीडेंट हो गया, ट्रक का सारा सामान ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो सबसे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस करवा लीजिएगा वहीं से चलने के पहले ही। तो क्या होगा, रास्ता में अगर इस तरह का कुछ हुआ अनहोनी, तो इंश्योरेंस कंपनी जितना का नुकसान होगा उतना आपको भरपाई कर देगा, आपका नुकसान पूरा हो गया। तो क्या है भाई, ये सब आपको हेल्प करता है। ये पांचों जो है ना, इसको जो है एक्जुलरी टू ट्रेड मनी व्यापार में भी आपको मदद करता है। ये सब आपको, ये पांचों आपको इंडस्ट्री में भी मदद करता है, माने सामान बनाने में भी मदद करता है ये पांचों, और सामान को बेचने में भी पांचों मदद करता है ना? सामान बनाने में कैसे मदद करता है, आप मटेरियल खरीदिएगा, बनाने लगे पहले मटेरियल खरीदिएगा ना भाई, तो मटेरियल कहाँ मिलता है, कैसे पता चलेगा? थ्रू एडवर्टीजमेंट, थ्रू कम्युनिकेशन। अभी-अभी बोले कम्युनिकेशन को आप एडवर्टीजमेंट भी कह सकते हैं। भाई फिर वहाँ मटेरियल अब जैसे हमरा फर्नीचर बनाना है, हम चेयर, टेबल, कुर्सी, पलंग ये सब बनाते हैं और बेचते हैं। अरे तो चेयर, टेबल, पलंग ये सब बनाना है लकड़ी का, तो ओकरा लकड़ी चाहिए ना जी, लकड़ी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए लकड़ी के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में लकड़ी चाहिए। तो लकड़ी कहाँ मिलता है, पता करना होगा, सूचना से पता चलेगा, है ना? भाई कम्युनिकेशन से पता चलेगा। फिर उसके बाद वहां जहां लकड़ी मिला वहां से आपके यहाँ लकड़ी कैसे आएगा, थ्रू एडवर्टीजमेंट आएगा, थ्रू ट्रांसपोर्टेशन आएगा। तो क्या है, यहाँ पे भी आपको मदद नहीं मिल रहा है, आपको बनाने में भी इन पांचों का जरूरत है। यहाँ पे भी पैसा का जरूरत नहीं पड़ेगा, मटेरियल खरीदे लगी, लेबर के पेमेंट लगी, मशीन लगी। अब चाहे पेमेंट आप ऑनलाइन कर रहे हैं वो भी बैंक के थ्रू हो रहा है, या फिर लोन ले रहे हैं वो भी बैंक से हो रहा है, वहां पे भी रिस्क है, यहाँ पे भी इंश्योरेंस का मदद लेना पड़ता है। भाई यहाँ पे भी सामान मटेरियल लाके कहीं ना कहीं स्टोर करने का जरूरत पड़ेगा, वेयर हाउसिंग यहाँ पे भी है। तो क्या है, ये पांच जो है ना, इसको भाई इन पांचों को सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, और भाई इन पांचों को एक्जुलरी टू ट्रेड भी बोलते हैं। ये आपको इंडस्ट्री में भी मदद करेगा, ये पांचों आपको भाई ट्रेड में भी मदद करेगा। फिर आगे बात करें इंडस्ट्री। इंडस्ट्री पे फिर से आते हैं। इंडस्ट्री को तीन भागों में बांटते हैं, ये आप नौमा में भी पढ़े होंगे, नौमा दसवां में इकोनॉमिक्स में पढ़े लगी था। भाई इंडस्ट्री को तीन भागों में बांटते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, है ना? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। टर्शियरी को सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, है ना? सेवा उद्योग भी बोलते हैं हिंदी में। इंडस्ट्री को उद्योग और कॉमर्स को वाणिज्य कहते हैं। तो क्या है भाई, इंडस्ट्री को तीन भागों में बांटा जाता है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी या सर्विस इंडस्ट्री।
अब अगर प्राइमरी पे आए तो प्राइमरी इंडस्ट्री किसको कहते हैं? भाई नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो कहलाता है प्राइमरी इंडस्ट्री। जैसे लैंड को यूज किए, है ना, जमीन को यूज किए, जमीन का है नेचुरल रिसोर्सेज है, ओकरा पे गन्ना का उत्पादन किए, है ना, गन्ना ईख का प्रोडक्शन करना क्या कहलाएगा? भाई प्राइमरी इंडस्ट्री है। का है भाई? का है कि आप इस गन्ने के खेती खेती कोई भी चीज का खेती में आप कोची यूज कर रहे हैं? भाई नेचुरल रिसोर्सेज जो लैंड को यूज कर रहे हैं, पानी को यूज कर रहे हैं, ये सब कहाँ से आया? नेचर के द्वारा ही दिया गया है। तो भाई नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, माने खेती, खेती कोची है? प्राइमरी इंडस्ट्री है। फिर ऐसा ही आइए पशुपालन कर रहे हैं, है ना, जैसे क्या है, आप जो है मुर्गी पालन कर रहे हैं, भाई बकरी पालन कर रहे हैं, भाई गाय का पालन कर रहे हैं, है ना, वो खटाल खोल दिए, भाई दूध का भाई उत्पादन कर रहे हैं, भाई गाय वगैरह रख करके। तो ये सब क्या है? दूध का उत्पादन करेंगे, उससे बेचेंगे दूध और उससे दूध से बने हुए मिठाई वगैरह या पनीर वगैरह, दही वगैरह। तो ये सब क्या है? डेयरी फार्म आप खोल दिए हैं। तो भाई ये डेयरी फार्म जो है, गाय कहाँ से आए? गाय तो नेचुरली ना है, भगवान के बनावल चीज ना है। तो नेचुरल रिसोर्सेज को जब आप यूज करके खान से कोयला निकाल रहे हैं, खान से लोहा निकाल रहे हैं, जंगल से लकड़ी काट रहे हैं, है ना, भाई फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, लकड़ी कहाँ से आए? लकड़ी भी एक अपने आप में एक प्रोडक्ट है। तो लकड़ी कहाँ से निकल के आ रहा है? तो लकड़ी जंगल से कट रहा है। अब जंगल से लकड़ी जो कट रहा है वो भी क्या है? वो क्या है? जंगल से लकड़ी काटना प्राइमरी इंडस्ट्री है। खान से कोयला निकालना, मछली पानी से, तालाब से और समुद्र वगैरह से मछली निकालना और वो तरह तरह के मोती वगैरह ये सब, है ना, जो बहुमूल्य मोतियां होती है और जो स्टोन वगैरह जो भी है, पत्थर वगैरह, वो सब जो होता है वो सब कहाँ से निकल रहा है? तो भाई सब प्राकृतिक का बन दिया हुआ चीज है। समुद्र, नदी, जंगल कहाँ से आया? खान, ये सब कहाँ से आया? सब प्रकृति का देन है। तो भाई प्राकृतिक चीजों को यूज करके जब आप कोई प्रोडक्ट, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके जब आप कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्राइमरी इंडस्ट्री कहलाएगा। फिर प्राइमरी इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट बन के निकला, प्राइमरी से जो बन के निकला प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट का यूज करके जब आप कोई और प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो कहलाएगा सेकेंडरी इंडस्ट्री। जैसे गन्ना का खेती करना प्राइमरी इंडस्ट्री, लेकिन वो गन्ने को यूज करके आप क्या किए? भाई चीनी बनाए, गुड़ बनाए, तो भाई क्या कहलाएगा? गन्ना से चीनी का उत्पादन करना या गुड़ का उत्पादन करना क्या कहलाएगा? सेकेंडरी इंडस्ट्री कहलाएगा। जंगल से लकड़ी काट के लाना क्या कहलाएगा? भाई प्राइमरी इंडस्ट्री कहलाएगा। लेकिन वो लकड़ी से, लकड़ी के जो भी चीजें बनते हैं, टेबल, कुर्सी और भी लकड़ी के जो भी चीजें बन रहे हैं, है ना, वो सब बनाना, चेयर बनाना, जंगल से लकड़ी काटना प्राइमरी इंडस्ट्री, और लकड़ी से चेयर और टेबल बनाना, लकड़ी का चेयर और टेबल बनाना क्या कहलाएगा? सेकेंडरी इंडस्ट्री। कोयला से ये खान से कोयला निकालना, है ना, लेकिन वो कोयला जो होता है जब खान से निकलता है तो पूरी तरह से तुरंत यूज के लायक नहीं होता, उसको रिफाइन करना पड़ता है। तो क्या है? पहले तो खान से कोयला निकालना क्या कहलाएगा? प्राइमरी इंडस्ट्री कहलाएगा। लेकिन वो निकलेगा भी तो बहुत बड़ा बड़ा साइज में भी बहुत बड़ा होगा, उसको छोटे छोटे पार्ट में पहले तोड़ने होंगे, फिर उसमें जो ज्वलनशीलता बहुत अधिक है उसको थोड़ा कम करना होगा, ताकि भाई बहुत जल्दी से ना, भाई थोड़ी सी भी आग आग का दूर से भी आग मिले तो भाई वो जलने ना लगे, ये सब थोड़ा सा रिफाइन किया जाएगा उसको, है ना। तो ये सब करना मतलब उसको यूज के लायक बनाना। कोयला से जंग खान से कोयला निकालना, डायरेक्ट पहले कोयला निकालना प्राइमरी इंडस्ट्री, और उस कोयले को यूज के लायक बनाना क्या कहलाएगा? सेकेंडरी इंडस्ट्री। खान से लोहा निकालना, है ना, आयरन भी जो है वो इसके भी माइन होते हैं, तो माइन से जो है आपको क्या करना है? आप लोहा निकाल रहे हैं तो क्या कहलाएगा? प्राइमरी इंडस्ट्री। लेकिन वो लोहा से, लोहा का जो भी चीज बनता है, लोहा का रड हो गया, लोहा का पतला पतला चदरा वगैरह बोलते हैं, वो सब हो गया, ये सब क्या कहलाएगा? या लोहा का और भी, लोहा का तरह तरह का मशीन बन रहा है, लोहा का कार का या ट्रक वगैरह का भाई सारा ये ढांचा बन रहा है, वो सब क्या कहलाएगा? तो भाई सब जो है आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री कहलाएगा, है ना।
तो प्राइमरी इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट बन के निकल गया, वो प्रोडक्ट का यूज करके जब आप कोई और प्रोडक्ट बना रहे हैं तो सेकेंडरी इंडस्ट्री कहलाएगा। और टर्शियरी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट वगैरह नहीं बनाया जाता है, कोई प्रोडक्शन नहीं होता, ये प्रोडक्शन में हेल्प करता है। यहाँ पे भी हेल्प करेगा, भाई इंडस्ट्री में भी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को हेल्प करता है ये आपको ये पांचों सर्विसेज। और भाई ये फिर ट्रेड में भी हेल्प करेगा, प्रोडक्ट बनने के बाद फिर उसको बेचने में भी मदद करेगा ये पांचों। फिर क्या है, अब प्राइमरी में भी देखिए तो दो है, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव, है ना। अभी जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव क्या होता है, तो जेनेटिक मतलब देखिए ये दोनों अभी अभी बोले थे प्राइमरी में क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज होगा, है ना। नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्राइमरी इंडस्ट्री कहलाता है। लेकिन जब आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कीजिएगा तो क्या होगा, दो तरह का बात होगा। एक होगा कि उससे जो है आपको प्रोडक्ट बनाने से, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके प्रोडक्ट बनाने से ये या तो क्या होगा, नेचुरल रिसोर्सेज घटेगा या तो नेचुरल रिसोर्सेज बढ़ेगा। जैसे जैसे अगर आप जंगल से लकड़ी काट रहे हैं तो इससे क्या होगा, लकड़ी घटेगा, जंगल घटेगा ना जी, नेचुरल रिसोर्स घटेगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये आप क्या कर रहे हैं, आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, है ना। आप नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब उसको आप घटा रहे हैं, है ना, उसको आप कम कर रहे हैं। जब प्राइमरी इंडस्ट्री में जब आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और उस प्रोसेस में क्या हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज डिक्रीज हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, प्राइमरी में जेनेटिक इंडस्ट्री कहलाएगा। और अगर आपके प्रोसेस प्राइमरी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके कोई प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेस में नेचुरल रिसोर्सेज अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या कहलाएगा, प्राइमरी इंडस्ट्री में जेनेटिक इंडस्ट्री कहलाएगा। जैसे जैसे आप खेती कर रहे हैं, खेती में क्या होता है, एक वो बीज बोते हैं और उससे एक पौधा तैयार होता है और उसकी उस पौधे में क्या होता है, उस तरह के कई बीज निकलते हैं। मतलब एक बीज से अनेक बीज निकल गए, अनेक दाने निकल गए। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके आप क्या कर रहे हैं भाई, उसको बढ़ा रहे हैं, आप पशुपालन कर रहे हैं, है ना। तो पशुपालन में क्या है, एनिमल हस्बेंड्री जो है इसमें क्या है कि भाई आप जैसे एक गाय का पालन कर रहे हैं, एक गाय का पालन करने से क्या होता है भाई, ये जेनेटिक जेनेटिक जो है ना, ये जो है बायोलॉजिकल टर्म भी है, आप इसको बायोलॉजी में भी पढ़े होंगे, है भाई, रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो भाई जब आप पशुपालन करते हैं, चाहे गाय हो, मुर्गी हो, है ना, बकरी हो, कोई भी एनिमल को जब आप उसका पालन पोषण करते हैं, उसको आप रख रहे हैं, उससे कुछ प्रोडक्ट, दूध का उत्पादन या मांस मछली का उत्पादन, मीट वगैरह का भाई प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, आप जब उसका पालन, अंडे का उत्पादन कर रहे हैं, मुर्गा मुर्गी पालन करके, तो इससे क्या होता है, इससे जो है आपका नेचुरल रिसोर्सेज इंक्रीज करेगा। कैसे, जैसे एक गाय का पालन किए तो रिप्रोडक्शन सिस्टम तो काम करेगा ही उसके साथ। तो रिप्रोडक्शन सिस्टम पालन पोषण के दौरान, तो रिप्रोडक्शन सिस्टम से क्या होगा, एक गाय से दो गाय, दो से चार गाय, ऐसे, है ना, एक मुर्गी से दो मुर्गी, भाई चार मुर्गी, ऐसे एक बकरी से दो बकरी, चार बकरी। तो ये क्या है, जब यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज, ये गाय बढ़ रही है, गाय नेचुरल रिसोर्स है, बढ़ रहा है, और साथ ही साथ आपका प्रोडक्शन भी हो रहा है। आप जो प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, दूध या एग वगैरह या फिर मीट वगैरह, जो भी आप चाह रहे हैं, जो प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, इसको यूज करके वो भी आपका बन रहा है, साथ में नेचुरल रिसोर्सेज भी इंक्रीज हो रहा है। तो क्या है भाई, प्राइमरी में नेचुरल रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हैं और नेचुरल रिसोर्सेज से आपका प्रोडक्ट भी बन रहा है और आपका नेचुरल रिसोर्स इंक्रीज हो रहा है, तो क्या कहेंगे, प्राइमरी में जेनेटिक इंडस्ट्री। अब अगर आपका प्रोडक्ट तो बन रहा है लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज घट रहा है, जैसे जंगल से लकड़ी काट रहे हैं, जैसे खान से कोयला निकाल रहे हैं, माइन से कोयल जो है वो आप माइनिंग करके निकाल रहे हैं, लोहा निकाल रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, माइन जितने कोयला निकलते जाएगा, एक टाइम आएगा कि वो माइन में से कोयला खत्म हो जाएगा, फिर उस माइन को भर दिया जाता है मिट्टी से, पूरा एकदम मिट्टी और चीजों से, है ना, भर दिया जाता है वहां पे ताकि वो गड्ढा ना रहे। फिर कहीं और माइन पता चला, फिर वहां से कोयला निकलेगा, फिर वहां खाली होगा, तो नेचुरल रिसोर्सेज घटते जाएगा, है ना। भाई लोहा के माइन से लोहा निकाल रहे हैं, तो ये सब कहाँ होगा, ये सब में आपका प्रोडक्ट तो बन रहा है, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन तो हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज घट रहा है साथ साथ, तो कहलाएगा प्राइमरी में एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अब क्या है,
सेकेंडरी में भी दो गो है, सेकेंडरी में भी दो टाइप दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में क्या होता है, पहले तो सेकेंडरी में फिर से थोड़ा सा याद कीजिए। सेकेंडरी में आपको क्या करना था, प्राइमरी से जो प्रोडक्ट बन के निकला उससे जब आप कोई और प्रोडक्ट बनाते हैं तो सेकेंडरी इंडस्ट्री कहलाता है। अब क्या है, लेकिन जैसे प्राइमरी से आपको ईख मिल गया है ना, वो ईख से आप चीनी का उत्पादन कर रहे हैं, तो ये चीनी का उत्पादन कर रहे हैं तो सेकेंडरी इंडस्ट्री हुआ। लेकिन सेकेंडरी में ही क्या हुआ, सेकेंडरी में ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहलाएगा। काहे कि देखिए, जब आप सेकेंडरी में कोई मूवेबल प्रोडक्ट बना रहे हैं, मूवेबल माने मूव करे वाला, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह, इसे वो मूव कर सकता है, ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सेकेंडरी का मैन्युफैक्चरिंग, है ना। लेकिन जब आप इमूवेबल प्रोडक्ट बना रहे, जैसे जैसे आप कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रोड बन रहा है, पुल बन रहा है ना, डैम बन रहा है, ये सब जो इमूवेबल है, जो मूव नहीं करेगा, है ना, इमूवेबल है। जैसे बड़ा बड़ा टावर लग रहा है ना, नेटवर्क कंपनी का टावर लग रहा है ना भाई, इंटरनेट वगैरह का टावर लग रहा है, कॉलिंग मानी जो भी नेटवर्क कंपनी है वो सब तो टावर लगेबे करता है, उसके अलावा भी बड़ी बड़ी वायर का टावर, बड़ा बड़ा पॉल देखते हैं लगता है, ये सब कुछ एक जगह फिक्स हो जाता है ना। लेकिन ये सब बनाने के लिए क्या है भाई, आपको प्राइमरी इंडस्ट्री से जो चीज बन के निकल के प्रोडक्शन हो करके मिला, उनसे आप भाई पुल बन, रोड बन रहा है तो रोड में कौन चीज, सीमेंट, बालू, भाई लोहा का रड, बिल्डिंग बन रहा है, डैम बन रहा है, पुल बन रहा है, वो टावर लग रहा है तो टावर में, टावर कोची से बना, लोहा के रडे से, लोहे वगैरह से ना, आयरन से ही ना बना। आयरन कहाँ से मिला, प्राइमरी इंडस्ट्री से, प्राइमरी से निकल के आया। अब प्राइमरी से निकल करके फिर आया, फिर उससे जो है ना, देखिए क्या होता है, उससे लोहा तो जैसे तैसे फॉर्म में रहेगा, रॉ फॉर्म में रहेगा, है ना। अब उससे क्या होगा, वो लोहा, खान से कोयला लोहा निकल के आया, वो प्राइमरी इंडस्ट्री का काम हो गया। अब वो आएगा सेकेंडरी के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। एक चीज ध्यान देना है, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके प्रोडक्ट बनाना क्या कहलाता है, प्राइमरी। फिर प्राइमरी से जो प्रोडक्ट बन के निकला उससे जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं वो कहलाता है सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट बन के निकलता है ना, उससे जब हम कोई इमूवेबल प्रोडक्ट बनाते हैं, इमूवेबल जो मूव नहीं करेगा, सेकेंडरी के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट बन के निकला उनका यूज करके जब हम कोई इमूवेबल प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी का कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, है ना। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री के लिए आपको मटेरियल कहां से मिलेगा, सब आपको सेकेंडरी के ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से मिलता है। जैसे कंस्ट्रक्शन करने के लिए, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, रोड, बिल्डिंग, डैम जो भी है ना, ये सब के लिए आपको सीमेंट चाहिए। सीमेंट कहां से आता है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का देन है ना। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सीमेंट किसे बनता है, सीमेंट के लिए, सीमेंट जो है पहले तो पत्थर टूटता है ना, पहाड़, बड़ा बड़ा पहाड़ को तोड़ तोड़ करके, और लोग क्या करते हैं कि भाई पत्थर बनाते हैं, छोटा छोटा पत्थर बनाए, फिर वो पत्थर जाएगा सीमेंट फैक्ट्री में, वहां पाउडर बनेगा, फिर उसमें केमिकल मिक्स होगा तो सीमेंट बनेगा। तो देखिए, पहाड़ तोड़ करके पत्थर निकालना प्राइमरी इंडस्ट्री, फिर वो पत्थर आया सीमेंट कंपनी में, है ना, पत्थर से फिर पाउडर का फॉर्म दिया जाएगा, है ना, फिर वो पाउडर में केमिकल वगैरह मिक्स करके और फिर उससे सीमेंट बनाया जाएगा। तो सीमेंट बनाना सेकेंडरी का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और सीमेंट फिर यूज हो रहा है बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में, तो रोड के कंस्ट्रक्शन में, तो पुल के कंस्ट्रक्शन में, डैम के कंस्ट्रक्शन में, तो ये फिर क्या कहलाएगा, सेकेंडरी का कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। फिर से एक बार, प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है, नेचुरल रिसोर्स को यूज करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना। प्राइमरी का चाहे जेनेटिक हो या एक्सट्रैक्टिव हो, दोनों में नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। बस अंतर क्या है, जेनेटिक में नेचुरल रिसोर्सेज इंक्रीज होगा और एक्सट्रैक्टिव में नेचुरल रिसोर्सेज डिक्रीज होगा। फिर प्राइमरी से जो प्रोडक्ट बन के निकला, वो प्रोडक्ट को यूज करके जब आप कोई मूवेबल प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो कहलाता है सेकेंडरी का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री।
अब सेकेंडरी के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट बन के निकला, इसको यूज करके जब आप कोई इमूवेबल प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्या कहलाता है? सेकेंडरी का कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। तो ये हुआ इंडस्ट्री के टाइप। अब तीसरा जो है टर्शियरी, जिसको सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं। इसमें तो सारे सर्विसेज है, इसमें तो कोई कंस्ट्रक्शन है ही नहीं, है ना। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, जिसको आप एडवर्टीजमेंट के नाम से भी लोग बोलेंगे, आप कहीं पे देखेंगे बुक वगैरह में, तो यही है कम्युनिकेशन। ये सब एक चैप्टर भी आपको बनेगा आगे चल के, बैंकिंग एक चैप्टर मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा, पूरा डिटेल में पढ़ना है। ये पूरा जो है ना आपके बिजनेस स्टडी का एकदम पूरा निष्कर्ष है ना, एक पूरा ओवरव्यू है कहिए तो। है इस पूरे चार्ट को जानते हैं, कहीं कहीं कॉलेज वगैरह ये कहीं पे आपको मिल भी जाएगा ये पूरा चार्ट। इसको कॉमर्स ट्री के नाम से जानते हैं, है ना, इस पूरे चार्ट को, है ना, क्योंकि इससे आपको कॉमर्स और उससे रिलेटेड जितने भी बातें हैं वो आपको एक जगह पे देखने को मिल जाता है, जो कि आपको पढ़ना और समझना जरूरी है। अब थोड़ा यहाँ आते हैं थोड़ा सा और कॉमर्स को भी दो भागों में बांटा गया, ट्रेड और एक्जुलरी टू ट्रेड। तो एक्जुलरी टू ट्रेड तो सिंपल है, ये सर्विसेज जो यहाँ है वो यहाँ पे भी है। अब ट्रेड पे थोड़ा सा आते हैं। ट्रेड को भी दो भागों में बांटते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब क्या हुआ? विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ अ कंट्री। हर कंट्री का अपना एक बॉर्डर बना हुआ है, तो हर कंट्री का, है ना, बॉर्डर बना हुआ है। तो बॉर्डर जो बना हुआ है ना, इकोनॉमिक बाउंड्री लाइन या ज्योग्राफिकल बाउंड्री लाइन बना हुआ होता है। तो भाई इकोनॉमिक बाउंड्री लाइन, भाई व्यापार करने की जो सीमा है, ज्योग्राफिकल और इकोनॉमिक थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों के बाउंड्री लाइन में। तो भाई जहां तक आपको व्यापार करने, देश का जो इकोनॉमिक बाउंड्री लाइन है, जहां तक आपको सामान बेचने और खरीदने पे कहा जाएगा कि वो अपने ही देश में बिका है और खरीदा गया है। तो भाई जब आप किसी कंट्री के बाउंड्री लाइन के अंदर कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, है ना, अंदर से ही कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और बाउंड्री लाइन के अंदर ही बेच रहे हैं, खरीदना और बेचना दोनों काम किस कंट्री के बाउंड्री लाइन के अंदर कर रहे हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे? इंटरनल ट्रेड कहेंगे। इंटरनल ट्रेड को आप होम ट्रेड भी कह सकते हैं या नेशनल ट्रेड भी कह सकते हैं, है ना। ये माने अपने नेशन में ही हो रहा है, अपने देश में, देश अपना घर है, अपने घर में ही हो रहा है। लेकिन इसको डोमेस्टिक ट्रेड भी कह सकते हैं, घरेलू, होम ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड, या फिर आपका जो है नेशनल ट्रेड, इसको इंटरनल को। अब ये दो प्रकार के, होलसेल और ट्रेड और रिटेल ट्रेड। जब आप बल्क में, है ना, बल्क में माने लार्ज क्वांटिटी में खरीद रहे हैं और लार्ज क्वांटिटी में ही बेचते भी हैं, एक पीस दो पीस नहीं खरीदते हैं या एक पीस दो पीस नहीं बेचते हैं, भाई पूरा बंडल खरीद रहे हैं, पूरा बंडल बेच रहे हैं, है ना। लार्ज क्वांटिटी में बाइंग और सेलिंग जब आप कर रहे हैं अपने देश के अंदर ही, लेकिन तो क्या कहलाएगा? इंटरनल में होलसेल ट्रेड। और जब आप स्मॉल क्वांटिटी में खरीद रहे हैं, स्मॉल क्वांटिटी में ही बेच रहे हैं अपने देश के अंदर, तो क्या कहलाएगा? इंटरनल में रिटेल ट्रेड। अब क्या है, एक्सटर्नल का होता है? तो भाई जब आप अपने देश के, अपने कंट्री के बाउंड्री लाइन के बाहर से या तो खरीद रहे हैं या फिर बाउंड्री लाइन के बाहर बेच रहे हैं या फिर दोनों काम कर रहे हैं, खरीदना और बेचना दोनों अपने कंट्री के बाउंड्री लाइन के बाहर आप कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल ट्रेड। इसको आप ये इंटरनेशनल ट्रेड भी कह सकते हैं। इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल एमएनसी आप सुने होंगे, मल्टीनेशनल कंपनी, तो वो सब एक्सटर्नल ट्रेड में आ जाएगा। अब एक्सटर्नल ट्रेड को तीन भागों में बांटा गया, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। इंपोर्ट मतलब आप किसी दूसरे कंट्री से खरीद रहे हैं और अपने कंट्री में बेच रहे हैं। जैसे हम लोग इंडियन हैं, इंडिया हमारा देश है और हम खरीद रहे हैं अमेरिका से, अमेरिका से कोई प्रोडक्ट खरीद के लाए और इंडिया में बेच रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? हमारा इंपोर्ट ट्रेड है। लेकिन इंपोर्ट मतलब क्या? दूसरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वर्ड आप पहले भी पढ़े होंगे, है ना, याद नहीं है वो अलग बात है, लेकिन पढ़े हैं हम लोग। तो क्या है इंपोर्ट मतलब? क्या, किसी फॉरेन कंट्री से खरीद के लाना और अपने डोमेस्टिक कंट्री में सेल करना, तो क्या कहलाएगा? इंपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट मतलब डोमेस्टिक कंट्री से खरीदना, इंडिया में के हम लोग हैं, इंडिया से खरीद रहे हैं कोई भी, इंडिया जैसे गेहूं है यहाँ मान लेते हैं, गेहूं खरीदे और मान लेते हैं अमेरिका में गेहूं का कमी है, वहां ले जाके बेच रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? यहाँ से वेजिटेबल खरीदे, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में ले जाके बेच रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? एक्सपोर्ट ट्रेड कहलाएगा। जब एक
अपने डोमेस्टिक कंट्री से खरीद रहे हैं और किसी फॉरेन कंट्री को बेच रहे हैं तो एक्सपोर्ट ट्रेड। अब इंटरपोर्ट क्या होता है? तो भाई इसमें क्या होता है, होम जो कंट्री है ना उसका कोई रोल नहीं है, होम कंट्री से हम लोग कुछ नहीं करते हैं। वहां पे क्या होता है, एक फॉरेन कंट्री से खरीदते हैं और दूसरे फॉरेन कंट्री को बेचते हैं। जैसे भाई ऑस्ट्रेलिया से कोई प्रोडक्ट खरीदे, जापान से कोई प्रोडक्ट खरीदे और अमेरिका को बेच दिए, या अमेरिका से कोई प्रोडक्ट खरीदे और जापान को बेच दिए। ये दोनों में क्या है, खरीदना और बेचना दोनों कहां से कर रहे हैं? हमारे लिए वो दोनों कंट्री फॉरेन कंट्री है, क्योंकि हम इंडियन है, इंडिया के हैं। हमारा डोमेस्टिक कंट्री इंडिया है, तो इंडिया से कोई काम नहीं हो रहा है। इंडिया में हम कुछ ना तो इंडिया से हम खरीद रहे हैं, ना ही इंडिया में हम बेच रहे हैं। हम क्या करें, खरीद भी रहे हैं किसी एक फॉरेन कंट्री से और बेच रहे हैं दूसरे फॉरेन कंट्री को। तो ये क्या कहलाएगा, इंटरपोर्ट ट्रेड। तो इस तरह से आज हम लोग क्या किए, आज हम लोग पूरे बिजनेस स्टडी का एक ओवरव्यू लिए हैं, है ना। इसको अगर ठीक से समझ लेते हैं तो हम लोग आगे जो चैप्टर्स मिलेगा यही सारे टॉपिक्स के निकलेंगे, सारे चैप्टर ये जो लिखे हैं ना, ये बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, ये सब अपने आप में एक चैप्टर बनेगा। आपको इसी बुक में 11th के बिजनेस स्टडी के बुक में चैप्टर मिल जाएंगे, आप इंडेक्स देख सकते हैं अभी भी। फिर क्या है आपका इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, इनको लेकर के 2 चैप्टर मिल जाएगा। तो भाई ये सारे, है ना, बिजनेस स्टडी के लास्ट चैप्टर तक का बात आज हम लोग किए हैं शॉर्ट में। तो भाई आज हम लोग इतना करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे जो भी टॉपिक लगे वो बात हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू।